नमस्कार बच्चों, मैं आपका बड़ा भाई आपका दोस्त रुपेश कुमार सिंह हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 9 साइंस व एस्ट्रॉन पब्लिकेशन बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर सेल पर बेस्ड नए वीडियो लेसन के साथ, जिसमें हम लोग रियल पिक्चर स्लाइड शोज़ के जरिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक सेल थ्योरी को डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट के रूप में सेल के जिस रूप से हम परिचित हैं बच्चों, वहाँ तक के एडवांसमेंट में कौन कौन से ग्रेट साइंटिस्ट्स द्वारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया, हम लोग यह भी जानेंगे। और सेल थ्योरी जिन दो इंस्ट्रूमेंट्स पे टिकी है बच्चों, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसे भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो लेसन में अंत तक, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और वो भी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव स्लाइड शोज़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेसन। स्टूडेंट्स, सेल्स की स्टोरी शुरू होती है इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक द्वारा लेट 1600s में लंदन इंस्ट्रूमेंट मेकर क्रिस्टोफर कॉक की हेल्प से अपने लिए बनाए गए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के साथ। स्टूडेंट्स, हमने ग्लास बॉटल्स के मुंह पर लगे कॉर्क को देखा है। स्टूडेंट्स, कॉर्क किसी वेस्क्यूलर प्लांट यानी ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ मौजूद हों के स्टेम का आउटर टफ लेयर होता है जो काफ़ी हार्ड होता है और स्टेम को प्रिजर्व करता है। रॉबर्ट हुक कॉर्क की कुछ रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ जैसे इट्स एबिलिटी टू फ्लोट यानी पानी पर तैरना, इट्स स्प्रिंगी क्वालिटी यानी इसका लचीलापन, और बॉटल्स की सीलिंग में इसके यूजफुलनेस के कारण इसके प्रति बहुत क्यूरियस थे और इसे स्टडी करना चाहते थे अपने नए माइक्रोस्कोप के साथ, है ना, जो उन्होंने अपने लिए बनवाया था। और उसके रिजल्ट्स के प्रति, है ना, जानने के लिए कि इस माइक्रोस्कोप के साथ वो क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए रॉबर्ट हुक बहुत उत्साहित थे बच्चों। इसलिए 1665 में उन्होंने कॉर्क के एक थिन स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया और उन्होंने जो देखा वो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था बच्चों। माइक्रोस्कोप में कॉर्क एक हनीकॉम यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा था और उसमें बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट्स थे जो हुक को इंग्लैंड के मोनेस्ट्रीज़ में मॉन्क्स यानी साधुओं के लिए बने छोटे छोटे सेल्स यानी कमरों की तरह लगे, है ना। रॉबर्ट हुक को ये छोटे छोटे कमरों की तरह लगा, है ना। मोनेस्ट्रीज़ में सेल्स कहा जाता था जिसमें मॉन्क्स जो है वो छोटे छोटे कमरों में रहते थे। तो रॉबर्ट हुक को उन्हीं सेल्स की याद आई इन्हें देखकर, इसलिए हुक ने इन चैम्बर्स को पहली बार सेल कहा और इस तरह से सेल जो नेम है इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अपना यह वर्क हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया। अब हुक कॉर्क के फ्लोटिंग और स्प्रिंगी नेचर को इसके पोरस होने के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते थे बच्चों, क्योंकि पोरस होने का सीधा अर्थ है इनमें एयर का प्रेजेंस होना जो कॉर्क की डेंसिटी को घटाता है, जिससे यह तैर सकेगा, और स्प्रिंगी होना भी जो है हम लोग इस बेस पर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। पोरस है यानी उनमें एयर के लिए बहुत सारा स्पेस है तो उसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं और इसलिए कॉर्क का जो नेचर होता है वो स्प्रिंगी होता है और इसी के कारण जो है चूँकि इसकी डेंसिटी घट जाती है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मास घट जाता है, यानी कि इसकी डेंसिटी घट जाती है। और हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोग पढ़ोगे तो उसमें ये रूल है बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट जितना अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर है बच्चों उसके वेट के बराबर जो है ना उस पर जो है वो फोर्स लगता है। ठीक है, तो जो अपवार्ड फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा और जो कॉर्क का वेट है वो कम है, इसलिए कॉर्क जो है वो पानी पे फ्लोट करेगा। ओके, है ना। तो इसे आप लोग अपने हायर स्टैंडर्ड्स में और अच्छे से जानोगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी में हुक के बाद नया चैप्टर जुड़ा डच यानी हॉलैंड के माइक्रोस्कोपिस्ट एंटन वान ल्यूवेन हॉक के द्वारा नए इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के साथ,
जहां रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप ओनली 50 टाइम्स मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कर सकता था बच्चों, वहीं ल्यूवेनहॉक का माइक्रोस्कोप चीज़ों को अप्रॉक्सीमेटली 100 से 300 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखा सकता था। और इस हाई मैग्नीफिकेशन ने ल्यूवेनहॉक को पॉन्ड वाटर में 1674 में लिविंग सेल्स जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआन थे को देख पाने का मैग्निफिसेंट अचीवमेंट प्रदान किया। हालांकि स्टूडेंट्स तब ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआन के रूप में इस्टेब्लिश्ड नहीं थे। ल्यूवेनहॉक ने इन लिविंग सेल्स को एनिमल क्यूल्स कहा था बच्चों। ओके, ल्यूवेनहॉक की सक्सेस स्टोरी बच्चों यहीं पे नहीं रुकी। 1678 में वे ह्यूमंस, डॉग्स, रैबिट्स, फ्रॉग्स, फिश, इंसेक्ट्स के स्पर्म्स और स्पर्म सेल्स को आइडेंटिफाई करने वाले पहले साइंटिस्ट बने। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों कि ल्यूवेनहॉक के ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले कंफर्म किया था उनके कंटेम्प्रेरी रॉबर्ट हुक ने, जिनकी कई बातों का खंडन जो है ल्यूवेनहॉक के एक्सपेरिमेंट द्वारा हुआ था। ओके बच्चों, हुक और ल्यूवेनहॉक द्वारा सेल वॉल्स और एनिमल क्यूल्स यानी बैक्टीरियल सेल्स तो ऑब्जर्व किए गए, पर सेल वॉल के भीतर की दुनिया तब लाइट में आई जब स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में प्लांट सेल के भीतर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उसे न्यूक्लियस नाम दिया। चेक रिपब्लिक के एनिमल फिजियोलॉजिस्ट J.E. पुरकिंजे ने सेल में लिविंग फ्लूइड जो पहले ड्यूजार्डिन द्वारा डिस्कवर किया जा चुका था को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, है ना। लिविंग फ्लूइड जो है बच्चों ये पहले ऑलरेडी ड्यूजार्डिन जो है वो डिस्कवर कर चुके थे, लेकिन J.E. पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म जो है बच्चों वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म के रूप में आज जानते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म जो नेमिंग है ये J.E. पुरकिंजे के द्वारा की गई थी। 1866 में जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल ने ये एस्टेब्लिश किया यानी शो किया कि हेरिडेटरी जो कैरेक्टर्स हैं, वंशानुगत जो लक्षण हैं, आनुवांशिक गुण हैं जो माँ बाप से उनके बच्चों में आते हैं, को स्टोर और ट्रांसमिट जो है वो न्यूक्लियस करता है सेल के भीतर, है ना। यानी आनुवांशिक गुणों को पेरेंट से बच्चों में जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। ये इस्टेब्लिश किया था 1866 में जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल ने। बच्चों, इस डेवलपमेंट के बावजूद अभी तक रियल सेल थ्योरी यानी यह आइडिया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स सेल से मिलकर बने हैं, यह इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। इस डायरेक्शन में एडवांसमेंट तब हुआ जब जर्मन बॉटनिस्ट जैकब मैथियस स्लाइडर ने 1838 में पहली बार यह प्रपोज किया कि सभी प्लांट्स सेल से मिलकर बने हैं। सेल थ्योरी की इस हाफ स्टोरी को कंप्लीट किया जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान ने 1839 में। इंडिपेंडेंटली यह इस्टेब्लिश किया कि प्लांट्स के साथ एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। इस तरह इन दो जर्मन साइंटिस्ट के इंडिपेंडेंट वर्क्स की जॉइंट फाइंडिंग ने सेल थ्योरी का बेस फॉर्म कर दिया। बच्चों सेल थ्योरी में अगला बड़ा योगदान भी एक जर्मन बायोलॉजिस्ट आर विर्चाव का ही था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यह आइडिया प्रेजेंट किया कि सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं, यानी सेल्स खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और इसका अर्थ यह है कि सेल्स जो है स्पॉन्टेनियसली खुद डेवलप नहीं होते, है ना। मतलब सेल्स से ही सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन होता है जिसके कारण सेल से सेल्स बनते हैं, है ना। इंडिपेंडेंटली उनका फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है। तो इस तरह बच्चों हम लोग एक्चुअल सेल थ्योरी पे पहुंचते हैं, जिसके पॉस्टुलेट्स यानी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, दैट इज सेक्रेशंस। पहला पॉस्टुलेट है बच्चों कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं और सेल प्रोडक्ट से बने हुए हैं, है ना। सेल के भीतर जो भी सेक्रेशंस होते हैं, जो उसके ऑर्गेनल्स हैं, उससे बने हुए हैं। दूसरा पॉस्टुलेट है
all metabolic reactions take place in cells. The cells are structural and functional unit of life. दूसरा पॉस्टुलेट कहता है बच्चों कि सेल जो है वो सबसे सिर्फ स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, बल्कि इस यूनिट में ही सारा जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेशलिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बॉडी का, वो मौजूद होता है। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मतलब जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे डेली लाइफ के वर्क के लिए, है ना, वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो सेल्स में ही होते हैं। इस तरह से सेल्स जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं बल्कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है बच्चों। तीसरा पॉस्टुलेट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। नो सेल्स कैन ऑरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली और डी नोवो, यानी अकेले, ठीक है, न्यू अपने आप बन जाना, ये नहीं होता है। जितने भी सेल्स होते हैं बच्चों वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही ऑरिजिनेट होते हैं, है ना। बट कम इनटू बीइंग ओनली बाय डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो नए सेल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल्स उनमें डिवीज़न, है ना। अब ये डिवीज़न जो होता है उसमें आगे बहुत कुछ जानने के लिए है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स पे। तो ये तीसरा पॉस्टुलेट था। लास्ट पॉस्टुलेट है बच्चों, फोर्थ पॉस्टुलेट, एवरी ऑर्गेनिज्म starts its life as a single cell. Viruses are exception to cell theory. बच्चों वायरस जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब तक ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर होता है, अपने होस्ट बॉडी से बाहर होता है, तो ये बिल्कुल डेड होता है, और होस्ट बॉडी में इंटर करने के बाद ये अपनी संख्या को बढ़ाता है, रेप्लिकेट करता है। तो ये सेल थ्योरी के अनुसार काम नहीं करता। सेल थ्योरी कहती है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल से जो है वो डेवलप करता है अपना लाइफ, लेकिन वायरसेस का जो है वो इससे बिल्कुल अलग हैं। स्टूडेंट्स, ये था सेल थ्योरी का ब्रीफ आइडिया। आगे जब मैं आपको सेल में मौजूद सभी ऑर्गेनेल्स के डिटेल्स बताऊंगा तो आप और बहुत कुछ जान पाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन दोज ग्रेट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स which uncovered the magical hidden world of cells. स्टूडेंट्स, सेल्स इतने छोटे हैं कि इन्हें नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता, यहाँ तक कि इन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। इनकी स्टडी के लिए हम एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आइए हम लोग वन बाय वन इनका एक ब्रीफ आइडिया ले लें। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स, लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 टाइप ऑफ लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, और इससे हम माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को 300 to 1500 टाइम्स मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। अपने आप में उस समय के लिए यह एक बहुत बड़ा मैग्नीफिकेशन था। इस माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट्स को इल्यूमिनेट या व्यू क्लियर करने के लिए लाइट, मोस्ट ऑफन सनलाइट को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे लाइट माइक्रोस्कोप भी बच्चों हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें सनलाइट को यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स नो इट्स वेरियस पार्ट्स। स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें 2 कन्वेक्स लेंसेज होते हैं बच्चों, जिनमें एक ऑब्जेक्ट की ओर होता है और ऑब्जेक्ट को इसके फोकल लेंथ के भीतर रखा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। दूसरा लेंस आई पीस कहलाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसी से हम मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे एक ग्लास स्लाइड पे ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप के ठीक बीच में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करने के लिए ऑब्जेक्ट के नीचे एक मिरर रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और इसके ऊपर लगा कंडेंसर लेंस इसे पैरेलल या कन्वर्ज्ड बीम के फॉर्म में स्पेसिमेन पर इंसिडेंट करता है, जिससे स्पेसिमेन हाईली इल्यूमिनेटेड हो जाता है। साइड नोब्स जो हैं बच्चों फोकसिंग में हेल्प करते हैं। अपर नोब जो लार्ज होता है, बड़ा होता है, उससे हम कोर्स एडजस्टमेंट यानी इनिशियल फोकसिंग करते हैं। यह ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेसिमेन जिस स्टेज पे रखा है उसे अप एंड डाउन मूव करता है, जिससे स्पेसिमेन ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ के भीतर एडजस्ट हो सके। इसके बाद लोअर नोब का रोल आता है बच्चों,
ये स्मॉल होता है। स्पेसिमेन को ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ में आगे पीछे फाइन एडजस्टमेंट इसी के द्वारा हम लोग करते हैं, जिससे कि हमें उसका परफेक्ट इमेज मिल सके। इसमें हमारी मैग्नीफिकेशन की रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग मैग्नीफिकेशन पावर वाले ऑब्जेक्टिव लेंस रिप्लेस किए जा सकते हैं बच्चों, है ना। बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल्स को देखा जा सकता है, पर हम सेल कंपोनेंट्स के इनर स्ट्रक्चर्स को व्यू नहीं कर पाते। इससे हाई रिजोल्यूशन इमेजेस हमें नहीं मिल पाते हैं। सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स और उनके भीतर की डिटेल स्टडी के लिए काफ़ी हाई रिजोल्यूशन की ज़रूरत है बच्चों, जो हमें प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे जर्मन साइंटिस्ट नॉल और रश्का के द्वारा 1932 में इन्वेंट किया गया और 1940 में यूज़ के लिए लॉन्च किया गया। बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिस्पेक्ट में काफ़ी लार्ज होता है और इसमें स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करने के लिए हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है, जो वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों। और स्टूडेंट्स, इसमें मैग्नीफिकेशन के लिए ग्लास लेंसेज का यूज नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं बच्चों। इसकी वर्किंग के लिए इंटरनल वैक्यूम एसेंशियल होता है ना। इंस्ट्रूमेंट के भीतर कंप्लीट वैक्यूम होता है बच्चों। ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन को अल्ट्रा थिन और ड्राई रखा जाता है और उसमें कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए उसे मेटल से सोक या इम्प्रेग्नेटेड किया जाता है, ताकि उसमें चूँकि वो बहुत ही थिन स्लाइस होता है तो उसमें कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए उसे मेटल से इम्प्रेग्नेट करते हैं। और बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 300 to 1500 टाइम मैग्नीफिकेशन के कंपैरिजन में यह माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1 लाख to 5 लाख टाइम मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, माइक्रो लेवल पर, है ना, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वरदान से कम नहीं है ना। आइए कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कुछ मेन डिफरेंसेस को देख लें। तो बच्चों, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं: साइज, कॉस्ट, रेडिएशन टाइप, इंटरनल वैक्यूम, लेंस यूज्ड और मैग्नीफिकेशन। इन पैरामीटर्स के आधार पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दो माइक्रोस्कोप्स को। तो पहला डिफरेंस है बच्चों साइज़ को लेकर। कंपाउंड माइक्रोस्कोपी में लाइट माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रूप में जानते हैं, ये स्मॉलर एंड लाइटर, सो आर ईजियर टू मूव एंड सेटअप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं बच्चों, वो स्मॉलर होते हैं, बहुत छोटे, मतलब उसके मुकाबले छोटे होते हैं और ईजियर टू मूव और सेटअप, मतलब आसानी से इसे मूव किया जा सकता है, सेटअप किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर बिग एंड हैवी, सो आर हार्ड टू मूव एंड सेटअप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं और हैवी होते हैं बच्चों, है ना। इसलिए इन्हें मूव करना और सेटअप करना जो है वो मुश्किल होता है, थोड़ा टफ होता है। कॉस्ट की बात की जाए बच्चों, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर लेस एक्सपेंसिव देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, वेयर एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर मच एक्सपेंसिव। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुकाबले काफ़ी महंगा होता है। रेडिएशन टाइप, इसमें ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए जो बच्चों है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ लाइट, सनलाइट यूज़ किया जाता है जनरली। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट जो है ना, वो एक बीम होती है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम होती है, एक्चुअली वो सनलाइट नहीं होती है ना। इट यूजेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्लेस ऑफ लाइट, ठीक है। और ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसी का कमाल है बच्चों। और ये जो वैक्यूम जो है एक्चुअली इसीलिए होता है इस ऑब्जेक्ट के, इस इंस्ट्रूमेंट के भीतर बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करता है जो वैक्यूम में ही क्रिएट किया जा सकता है ना। और इसी इलेक्ट्रॉन बीम के कारण, एल्यूमिनेट होने के कारण जो है, जो इमेज यहाँ मिलते हैं हमें, वो उसका रिजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इंटरनल वैक्यूम जो है बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रिक्वायर्ड नहीं होता है। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंटरनल वैक्यूम जो है वो इसेंशियल है। लेंस यूज्ड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग ग्लास लेंस को यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैंने आपको बताया कि इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर मैग्नीफिकेशन, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए, ग्लास लेंसेज यूज़ नहीं होते। और लास्ट फैक्टर, है ना, लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर मैग्नीफिकेशन, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बच्चों हमें 300 to 1500 टाइम्स का मैग्नीफिकेशन मिलता है, हम ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यह मैग्नीफिकेशन बच्चों 1 लाख to 5 लाख टाइम्स चला जाता है, जो कि 300 to 1500 टाइम के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन के सामने मामूली हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ओके, तो बच्चों आज का वीडियो लेसन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा होगा आप सबके लिए, मुझे ये विश्वास है। अपने अगले वीडियो लेसन में हम सेल के भीतर डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बीच डिवीजन ऑफ लेबर यानी फंक्शन, सेल शेप यानी सेल का जो शेप होता है, आकार कैसा होता है, उसके बारे में, सेल के साइज़ के बारे में, सेल वॉल्यूम और सेल नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिए अपने चैनल के साथ और ऐसे ही अपना प्यार अपने सब्सक्रिप्शंस, लाइक, शेयर्स और कमेंट के रूप में अपने इस चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। लव यू ऑल, बाय।